नमस्कार। जय भीम साथियों। लाल की क्लास के 45वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये अम्बेडकर नामा का 45वां एपिसोड है और धीरे धीरे ये मुहिम आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाड़ आंदोलन अब अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि कोर्ट में मुकदमा है और अम्बेडकर ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया है। इसी बीच फरवरी 1928 में कोर्ट का फैसला आने वाला था। तो 23 फरवरी 28 को फैसला आया और फैसला अम्बेडकर के पक्ष में आया। अम्बेडकर की जीत हुई। न सिर्फ इंजंक्शन हटाया गया, जो रोक थी प्रवेश पे वो हटाया गया, बल्कि इसके सार्वजनिक उपयोग के लिए सब लोगों के लिए खोल दिया गया। ये स्थापित हुआ कि इस पे सवर्णों का कोई निजी हक नहीं है। इसके बाद 26 फरवरी को बॉम्बे में लगभग 2000 लोगों की एक सभा हुई महाड़ में फिर सत्याग्रह करने को लेकर। अगर इस सत्याग्रह को आप देखेंगे, महाड़ सत्याग्रह को, तो महाड़ में तो 7-8 हजार सवर्ण थे, उसमें मात्र 3 या 400 अछूत वर्ग के लोग वहां पे रहते थे। लेकिन अगर इसको कैरेक्टर को देखेंगे तो कैरेक्टर के साथ आप राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र को भी समझ सकते हैं। यह आंदोलन सिर्फ पानी पिएंगे इसके लिए नहीं था, बल्कि इस बात का प्रतीक था कि कैसे जो मानवीय अधिकार हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, कैसे स्थापित किया जाए। और इस दृष्टिकोण से यह जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसकी भी मार्ग, उसकी भी दिशा और दशा को प्रशस्त कर रहा था कि कैसा मुल्क हमें चाहिए, कि सामंतशाही वाला मुल्क चाहिए, गुलाम मुल्क चाहिए, आम जनता जिसमें गुलाम रहे वैसा मुल्क चाहिए, बल्कि वैसा मुल्क चाहिए जिसमें कि लोगों के नागरिक अधिकार सुरक्षित हों, स्थापित हों। तो अंबेडकर ने भाषण दिया इस 26 तारीख के कार्यक्रम में। गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने खादी केंद्र खोलने की घोषणा की कि शरीर पर खादी और मन में सत्याग्रह होना चाहिए। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपकी जीत निश्चित होगी। देखिए, वैचारिक मतभेद अलग है, लेकिन एक दूसरे से लोग सीखते हैं। सिर्फ आलोचना करना और गाली देना, ये इससे बात बनती नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि एकदम खादी का प्रभाव अम्बेडकर के पे भी आ रहा है, ऑल्दो कि वो गांधी के आलोचक रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रत्येक अच्छे आंदोलन को कई बाधाओं से गुजरना पड़ता है, कई चरण आते हैं बाधाओं, आप निजी जीवन में भी अनुभव करेंगे। कई बाधाओं से, कई चरणों से गुजरना पड़ता है और इसमें 2 तरह के शत्रु होते हैं। तो असली शत्रु होते हैं और एक मित्र के रूप में शत्रु होते हैं। तो जो मित्र के रूप में शत्रु होते हैं वो ज़्यादा घातक होते हैं, उनसे बचा जाना चाहिए। और जब इनसे आप बच के आप संघर्ष पे आगे बढ़ेंगे तो जीत आपकी निश्चित होगी। वो कहते हैं कि मैं अपने मित्रों से केवल यही अपील करता हूं कि मित्रों अथवा दुश्मनों से इन कठिनाइयों का सामना करते समय किसी भी परिस्थिति में साहस, धैर्य और दृढ़ता नहीं खोनी चाहिए, बल्कि शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से नम्रतापूर्वक आंदोलन के खत्म होने तक संघर्ष जारी रहनी चाहिए। तो अब तो ये स्थापित हो गया कि भाई ये कोई निजी संपत्ति नहीं है और न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया। तो इसके बाद बॉम्बे में एक भोज हुआ, सर्वजातीय भोज, और उसमें करीब 1500 लोग इकट्ठा हुए और 1500 लोग में 50 लोग अनटचेबल कैटेगरी के थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर थे। उसका नाम था, उस संगठन का जिसने आयोजन किया था, उस संगठन का नाम था सोशल इक्वलिटी लीग। तो 1500 लोगों का रात्रि भोज हुआ, जिसमें जो इसके मुख्य आयोजक थे वो थे डीबी नायक। वह एक पत्रिका थी, उसका नाम था ब्राह्मण ब्राह्मणेतर के संपादक थे और लीग के उपाध्यक्ष थे, सोशल इक्वलिटी लीग के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया और
कहा कि ऐसे रात्रि भोजों का आयोजन जाति बंधन को तोड़ने के लिए होना चाहिए, क्योंकि इस जाति बंधन ने भारतीय राष्ट्र और हिंदू समाज को विशेष रूप से विघटित किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इसको दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि परस्पर मेल जोल और परस्पर भोजन के माध्यम से ही जाति प्रथा की बुराई नष्ट की जा सकती है और समान स्तर पर आधारित एक नया समाज विकसित किया जा सकता है, कि प्रेम और भाईचारे का जो पुट है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। उन्होंने अतिथियों को आश्वस्त किया कि अपने विद्वान अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में मार्गदर्शन में लीग हर समय जाति तोड़ो आंदोलन, जाति पीड़ित समाज, जाति से समाज को मुक्त कराने का आंदोलन प्रयास करता रहेगा। इसके बाद कई और वक्ताओं ने अपनी बात रखी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो बात है वो सोचता हूं मैं साझा करता हूं। संपादक एक पत्रिका थी, उसके संपादक थे A.B. कोल्हाटकर, है ना। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज वो रेत की घड़ी के समान है जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था, किंतु अब समय आ गया है जब उन्हें वे सभी जातियों को, विशेष तौर से बेहिचक सभी जातियों को, विशेषकर तथाकथित अछूतों को समान स्थान दिया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकार के बुराइयों को अगर खत्म करना है, उन्मूलन किया जाना है, तो तथाकथित अछूत समाज में जन्म लेने वाले नए शिवाजी लोगों का आपको स्वागत करना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा। इसमें थे V.B. कार्निक, ये बंबई महाराष्ट्र युवा मंडल के सचिव थे। इन्होंने कहा कि जाति प्रथा तथा धर्म और पंथ के आधार पर किए गए भेदभाव को समाप्त होना चाहिए तथा अंतरजातीय भोज के साथ साथ अंतरजातीय विवाह का भी प्रोत्साहन करना चाहिए। इस प्रस्ताव का उन्होंने याद दिलाया जो पहले इस लीग ने पास किया था और इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लीग जो है, जो काम कर रहा है, उसको भरपूर समर्थन करेंगे। इसके अलावा और M.R. मेनन और कई लोगों ने बातचीत रखी, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, खेल अभी बाकी था। कोर्ट में जीत हो गई थी, सरकारी आदेश था, इसके बावजूद 1932 तक देखा जा रहा है कि अछूतों को पानी नहीं लेने दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में सिमिंगटन और जकेरिया के 2 सदस्यीय समिति बनाई गई और उन्होंने ये एक रिपोर्ट दी कि अभी भी न्यायालय के अभी भी है, दबंगई है, सब कानून संविधान में लिखा हुआ है, सब अधिकार हैं, लेकिन लागू कहाँ है। तो इसलिए वो कानून लागू नहीं होता है, वो स्वतः नहीं है, लागू करवाना पड़ता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है, लगातार लड़ना पड़ता है। तो इसके बाद कई चरण मुकदमा चला और ये पूरा डिटेल्स आप किताब में देख लें, वॉल्यूम 17 और पार्ट 1 और शुरू के पहला चैप्टर ही महार सत्याग्रह है, उसमें देख लें। कई चरण ये चला केस मुकदमा लोअर अदालतों में और धीरे धीरे करीब आप देखेंगे 8 साल निचली अदालत में ये मुकदमा चला और 8 साल में अंबेडकर की जीत हुई निचली अदालतों में। और ये जो हिंदू लोग थे जो कह रहे थे कि हमारी निजी संपत्ति है, वो साबित नहीं कर पाए इसलिए फिर ये फाइनली 8 साल यहाँ मुकदमा चला। इसके बाद सवर्ण हिंदू बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का में 4 साल मुकदमा चला, 33 से लेकर 37 तक, और ये उनका फैसला आया 37 में जाकर ये फैसला आया। 17 मार्च 1937 को फैसला आया। तो कुल मिला जुला के कितने वर्ष लगे? 10 वर्ष लगे और 10 वर्ष ये मुकदमा चला और फाइनली अंबेडकर की जीत हुई। 2 सदस्यीय न्यायमूर्ति ने, एक अंग्रेज थे और एक यहाँ के थे, देसी थे, ब्रूमफील्ड थे और जे वाडिया है,
NJ ब्रूमफील्ड और JJ वाडिया 17 मार्च को इन्होंने ये फैसला सुनाया था। इन्होंने कहा कि भाई इस पे आप जो है साबित नहीं कर पाए कि ये आपकी निजी संपत्ति है, और ये पूरा गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक्ट और नगर पालिका के एक्ट को दिखाते हुए न्यायालय ने कहा कि ये नगर पालिका की जमीन है और इसमें कस्टम से परंपराओं से काम नहीं चलेगा। तो फाइनली परंपरा और कानून की लड़ाई में कानून की जीत हुई। अब देखिए ये कंक्लूडिंग अध्याय मैं बात कर रहा हूं कि आज आप बिस्लेरी पानी पीते हैं, किनले वाटर पीते हैं, सिर्फ तालाब से पानी लेने के लिए 10 वर्ष लगे। 1927 से लेकर 1937 तक अंबेडकर उस समय साइमन कमीशन के सामने भी जा रहे थे, गोल में सम्मेलन भी हो रहा था, पूना पैक्ट भी हो रहा था, 35 में हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा कर दी थी, लगातार उनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस मोर्चे पे भी वो लगातार लगे हुए थे। तो सोचिए एक तरफ इंग्लैंड, बम्बई, महाड़, चारों तरफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो पानी पीने के लिए 10 वर्ष मुकदमा लड़ना पड़ा, और गांधी 1932 में कह रहे थे कि हिंदुओं को 5 साल दीजिए। पूना पैक्ट के समय आपको याद होगा कि 5 साल में हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो 1937 में गांधी जी को महाड़ आंदोलन पर यह बात बोलना चाहिए था कि 5 साल, 32 से 37 5 साल हो गए थे, क्या हृदय परिवर्तन उस समय हुआ? तो ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो परंपराओं कानून की लड़ाई में कानून की जीत हुई, इसलिए कानून आपको लागू। आज भी आप हंगामा करते हैं कि निजीकरण हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, ये हो गया, तो ये घर बैठे बैठे थोड़ी आपको मिलेगा। तो सड़कें जब सुनसान रहेगी तो आपके तो सब हक छीने जाएंगे। लोकशाही में आपको प्रोटेस्ट करने का, सड़क पर उतरने का, आंदोलन करने का, संगठन बनने का सब अधिकार मिला ही। अपने नेताओं से सवाल पूछिए कि वो बोलते हैं कि नहीं, क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये कई तरह अम्बेडकर की यह उक्ति बार बार स्मरण आता है कि हक हकूक जो है ना मांगने से नहीं मिलता, और शोषकों के सामने जाकर याचना करने से नहीं मिलता। हक और हकूक, सम्मान, और ये हर समय संघर्षों से मिलता है। तो हमने एक बड़ा मिडिल क्लास तो जरूर 70-73 साल में पैदा हो गया है, लेकिन ये वाजिब आज भी सवाल बना हुआ है कि क्या हम क्या खोए, क्या पाए, क्या वो संघर्ष, जो कुर्बानी, जो बलिदान अम्बेडकर ने दिया था और जो हमें दिया था, क्या उसको भी हम बचा पाए? ये सवाल बार बार बना हुआ है और इस सवाल को पूछा जाना चाहिए। शुक्रिया साथियों। अब अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे, उसका नाम है कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, और यह भी दिलचस्प आंदोलन है। और दोनों मूवमेंट जो हमने बात की, महाड़ और कालाराम, ये क्यों बात की? ये बात समझाने के लिए कि 27-28 में जो घटनाक्रम हो रहा है, जो भावी जो अम्बेडकर बनते हैं 40 के दशक में और 50 के दशक में, और जो उनका जो वैचारिक परिपक्वता आ रहा है, जो इंटेलेक्चुअल जो आइडियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ रही है, उस मैच्योरिटी की बुनियाद इन दोनों आंदोलनों में निहित है। इसलिए इस दोनों आंदोलनों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई बड़ा आपको संग्राम जीतना है, युद्ध जीतना है बड़ा, तो आपको छोटे छोटे, अपने जीवन के छोटे छोटे युद्ध को भी जीतना पड़ेगा। ये आपको जीत की आदत डालनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सब आप जाके सीधे एक ही बार मैदान में कूद गए, पहले गली में क्रिकेट खेलते हैं तब इंटरनेशनल खेलते हैं, सीधे इंटरनेशनल नहीं खेलते हैं। तो आपको जीत का चस्का लगाना चाहिए, आदत पड़नी चाहिए। इसीलिए इन संदर्भों को, इन आंदोलनों को देखना है कि कैसे जो भावी अम्बेडकर बने, उसका आधारशिला, उसका फाउंडेशन, नींव कहाँ पड़ा, तो इन आंदोलनों में। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो सुनिए और सुनाइए भी, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उसमें बटन दबाइए, बेल बजाइए और दोस्तों को सुनाइए। शुक्रिया साथियों, जय भीम।